जोहार। जोहार दादा। जोहार जोहार। कैसे हैं दादा आप? बिल्कुल बढ़िया है। तो गर्मी के दिनों में ये जो गर्मी आपको कैसी लग रही है? तकलीफ दे तो है, साथ ही साथ हमारे किसान भाइयों को भी तकलीफ लग रही होगी। इससे गर्मी के मौसम में हमारे किसान भाई किस तरह से खेती बाड़ी कर रहे होंगे इस चिलचिलाती धूप में, वो तो वही अंदाज लगा सकते हैं और हम लोग भी अंदाज लगा रहे हैं। लेकिन खेती बाड़ी से तमाम तरह की जो खबरें होती हैं उसका जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे किसान भाइयों का हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और चलते हैं देखते हैं खेती बाड़ी से तमाम तरह की खबरों को हमारे कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाया जा रहा है सीड ट्रीटमेंट कैंपेन। कद्दू की बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद है F1 हाइब्रिड। प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड है कंपोस्ट निर्माण का उत्तम साधन। फसलों में रोग व्याधियां आमतौर पर लगते हैं, जिसकी वजह से किसान अक्सर नुकसान उठाते हैं। यदि बुआई से पूर्व बीजों को उचित दवाओं द्वारा उपचारित कर लिया जाए तो काफी हद तक इन रोगों से बचा जा सकता है। राज्य के कृषक सभी फसलों की बुआई बीजोपचार करके ही करें। इसके लिए समय समय पर सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाया जाता है। फसलों में रोग लग जाने की स्थिति में उससे बचाव थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए रोगों के लगने से पहले ही उससे बचाव के उपाय कर लेना अच्छा होता है। बेविस्टिन इत्यादि उचित दवाओं द्वारा बीजों को बुआई से पूर्व उपचारित कर लेने से रोग व्याधियों के लगने की संभावना नहीं रहती है। इसके लिए समय समय पर राज्य में सीड ट्रीटमेंट कैंपेन चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत कृषकों को बीजोपचार करने के तरीके बताकर दवाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। जो किसान भाई अपने खेतों में गर्मा धान लगाए हुए हैं, ये सूचना उनके लिए विशेष तौर पर है। इन दिनों गर्मी बढ़ने की वजह से खेतों में दरार पड़ने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में उपज प्रभावित होती है। इस समय कृषि विशेषज्ञ आवश्यकता अनुसार खेत में सिंचाई करने की सलाह देते हैं। किसान बंधु, आप अगर गर्मा धान की खेती कर रहे हैं तो उस खेत में दरार न फटे, इसके लिए अगर दरार फट जाती है तो आपका उपज में बहुत ही हरास हो जाता है। इसलिए आप अभी उसमें खेत में पानी की मात्रा बढ़ाएं और सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, अभी मौसम चल रहा है लत्तेदार सब्जियों की खेती करने का। जो किसान भाई कद्दू की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए कद्दू की हाइब्रिड उन्नत प्रभेद है F1 हाइब्रिड। हाइब्रिड बीज निश्चित तौर पर साधारण बीजों की तुलना में ज्यादा उपज प्रदान करते हैं। ऐसे ही F1 हाइब्रिड कद्दू की उन्नत प्रभेद है, जिसे लगाकर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। इसके फल 1 फीट लंबे होते हैं, साथ ही रोग अवरोधी होने के कारण इसमें बीमारियां कम लगती हैं। कद्दू जो है F1 हाइब्रिड लगावें, जिससे कि जो है अभी बहुत ही समय है और उससे जो है आपका 1-1 फीट का ही वो कद्दू होता है, और जिससे कि किसान को लगाने से उसमें ज़्यादा मुनाफा होता है। और दूसरी बात है कि उसमें बीमारी बहुत कम लगती है। तो किसान अगर इसको करते हैं तो उनकी आय का स्रोत बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अन्य फसलों की तरह गेंदा फूल की फसल भी बहुत से कीट व्याधियों का प्रकोप होता है, जिसकी उपज प्रभावित होती है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान से किसान कैसे बचे, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाइयों, गेंदे के फूल में फूल को बीमारियों एवं कीड़ों से बचाव हेतु 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम डाइथेन M45 व 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड मिलाकर छिड़काव करें। बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आमतौर पर कृषक पक्के बेड का निर्माण कराते हैं, परंतु उससे कम खर्च में प्लास्टिक से बना प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अधिक सुविधाजनक तरीके से कंपोस्ट का निर्माण किया जा सकता है। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना पड़ता है, साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है।
जिसमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक किसान से और जानते हैं इनकी सफलता के राज। लोग बहुत दिन से खेती बाड़ी करते आए हैं और साथ में मधुमक्खी पालते हैं, पशु पालते हैं और मधुमक्खी पालन करने से हम लोग को खुशहाल जीवन है। और अभी यहाँ करंज का सीजन आने वाला है, इसलिए करंज के लिए यहाँ हम लोग रखे हैं और जहाँ सीजन जिस फूल का होता है वहीं हम लोग ले जाते हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियां थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव के साथ लगभग स्थिर बनी रही। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि संभव है। वैसे आज कुछ प्रमुख अनाजों के वर्तमान मूल्यों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2600 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 2250 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5700 से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5400 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3650 रुपए। आलू न्यूनतम 1000 रुपए से लेकर अधिकतम 1300 रुपए और प्याज न्यूनतम 1100 से लेकर अधिकतम 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो दादा, कृषि समाचार के साथ साथ मंडी भाव और मौसम की जानकारियां भी तो हमने किसान भाइयों को दे दी है। बिल्कुल। और दादा, इसी के साथ हमारे पास ढेरों और सारी जानकारियां हमारे किसान भाइयों के लिए। लेकिन दादा, इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, विराम के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए और हम आपके लिए ढेर सारी जानकारियाँ लाए हैं। सबसे पहले जानकारी है हमारे पास हरी मिर्च की खेती। तो दादा, हरी मिर्च की खेती जो है वो कैसे करें और कौन कौन सा उपाय करें, कौन कौन सी विधि अपनाएं, कौन कौन सी तकनीकी अपनाएं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, है ना? यही कहना चाह रही थी ना आप किसान भाइयों को? तो किसान भाइयों, आप खेती तो करते होंगे, लेकिन हरी मिर्च की खेती कैसे करें और जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। और जानकारी लेने के लिए हमारे पास विशेषज्ञ हैं डॉक्टर A.K. राय,
किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के एक वैज्ञानिक श्री अनिल कुमार राय जी, ये हमें जानकारी देंगे कि हरे मिर्चे की खेती कैसे की जाए और इससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा लिया जाए। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। अनिल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। अनिल जी, जैसा कि हमने विषय चुना है हरे मिर्चे की खेती, क्योंकि मिर्च तो नाम लेते ही थोड़ा सिहरन सा तीता मतलब महसूस होता है, तो ये बताइए कि मिर्चा के खेती के लिए सबसे पहले हमारे किसान भाई नर्सरी का तैयारी कैसे करें? किसान भाइयों को नर्सरी के लिए पूसा ज्वाला जो जाती है उसको ले आवें मार्केट से और ले आके उसको जो है पहले वेवेस्टीन एक दवा होती है, उसको 1 लीटर पानी में 2 ग्राम मिला के उसको जो है उपचार कर लें। उपचार करने के बाद उपचार कैसे करें? उसको उपचार करने के लिए उनको उस एक सूती कपड़ा ले लें, क्योंकि मिर्चा का दाना बहुत छोटा होता है, और उसको ले लेने के बाद उसमें लपेट लें और फिर उसको जो है करीब 2 से 3 घंटा उसी में डाल दें और डाल देने के बाद फिर उसे निकाल लें। निकाल लेने के बाद किसी छाया में रख दें और छाया में रखने के बाद फिर उसको जो है अपने नर्सरी जो बनाए हैं, नर्सरी बनाते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को कि उसको ज़मीन से 6 इंच ऊपर होना चाहिए। क्यों? उसको नहीं रखने से नीचे से जो है खरपतवार कीड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर उससे ऊंचा रखते हैं तो हमारी नर्सरी जो है सही सलामत पार हो जाती है। तो उसको फिर उसको बिजरा को गिरा देते हैं। जब बिचरा हमारा 30 से 35 दिन का हो जाता है तो फिर जो खेत तैयार करते हैं, हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि जब नर्सरी तैयार हो गई तो जो खेत तैयार करते हैं उसको खेत की जुताई, आजकल लोग ट्रैक्टर से जुताई करते हैं, नहीं, उसको ट्रैक्टर से जुताई करें लेकिन उसकी जो है 4 से 5 बार करें, क्योंकि ट्रैक्टर से अगर करते हैं तो वो जो है 6 इंच ही जोत के छोड़ देता है। और फिर उसको देखते हैं कि जो दूसरे पहली क्रॉप लिए रहते हैं तो उसका जो है जो फंगस होता है उसी में पड़ा रह जाता है और उसकी गहरी जुताई कर देते हैं। और फिर उसमें एक चीज़ रहे, हमारे किसान भाइयों को बार बार राय दी जाती है कि उसमें चूना ज़रूर डालें, क्योंकि हमारी मिट्टी जो है अम्लीय है, तो उसको क्षारी बनाने के लिए डोलोमाइट यानी चूना का प्रयोग करना चाहिए, जो एकदम ख़राब चूना हो, और उसको डाल के पूरे खेत को जोत देना चाहिए। और जोत देने के बाद फिर जब है उसमें जो है वर्मी कंपोस्ट, गोबर अगर है तो वो भी डाल दें, और वर्मी कंपोस्ट 1 एकड़ में कम से कम जो है उसमें 20 से 25 क्विंटल डाल के और तब मिर्चा की खेती करें। तो मिर्चा की खेती कर देने से किसान को जो है आगात कर देते हैं तो उनको ज़्यादा आमदनी आ जाती है। जो अगर आप मूंग लगाते हैं या कोई क्रॉप लगाते हैं तो उससे तुलना किया जाए तो मिर्चा से हमारे किसान जो है उससे 1 एकड़ में कम से कम, अभी हमारे एक किसान ने केचुआबाद में सारठ ब्लॉक में उसने जो है 70,000 का मिर्चा बेच चुका है और अभी बेच रहा है। तो हमने जब देखा है तो हमने इस बात को हर किसान तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि अगर हमारे किसान 1 एकड़ मात्र मिर्चा की खेती कर देते हैं और अगर मूंग की खेती करते हैं या अदर कोई भी क्रॉप लेते हैं तो उससे ज़्यादा जो है बेनिफिट होता है। और मिर्चा में पानी भी कम लगता है, उनको थोड़ा बीमारी लगती है, लेकिन हमारे किसान भाई अपने ज़मीन का हमारे यहाँ ले आके सॉइल टेस्ट नहीं कराते हैं। अगर उसको हम टेस्ट करा देते हैं कि कितना उस ज़मीन में NPK है, तो उसको अगर हम ये कर लेते हैं तो उस हिसाब से अगर हम कोई भी केमिकल कोई भी खाद डालते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। और उसमें बीमारी एक उकठा लगता है जो कि उसके लिए सबसे है, कोई उनको मार्केट में जाने की नहीं, जैविक आ गया, नीम कोडेड है, उसको ले लें और उसको जो है 12 लीटर पानी में 1 किलो डाल के और उसको जो है पूरा स्प्रे करवा दें तो मिर्चा में कोई भी उसमें न उकठा लोग लगेगा और न उनके ऊपर कोई कीड़ा आएगा। अगर कीड़ा आने का चांस और उनको संभव होता है तो किनारे किनारे वो गेंदा का पौधा लगा दें कि जो बाहरी कीड़ा आएगा वो गेंदे पर ही पड़ जाता है और हमारी मिर्चा की क्रॉप जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। अभी ये तो आपने संपूर्ण जानकारी लगभग दे दी। अब हमारे किसान भाई ये जानना चाहेंगे कि जब बेड तैयार किया और जब किसान रुपाई किए तो मिर्चा की जो रुपाई करेंगे हमारे किसान भाई, उसका पौध से पौध की दूरी और कतार से कतार की दूरी कितनी होगी और लगाते वक्त किन किन उर्वरकों का प्रयोग करेंगे? ये तो बहुत बढ़िया आपने बात कही।
तो उसको जो है एक पौधे से जब उखाड़ के ले आते हैं तो उसको हम लोग जो जड़ होता है उसको भी आप वेवेस्टीन से उसके जड़ को केवल धो लें और एक से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 12 से 13 सेंटीमीटर ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं रखते हैं और उसको नाली बना देते हैं और उसके खरपतवार को नोच देते हैं, जिससे कि जो है उसमें कोई भी बीमारी नहीं लगे। नहीं, हमने कहा कि उर्वरकों का प्रयोग। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कहा कि उर्वरक का कौन सा प्रयोग करें। तो उर्वरक में जो है आप DAP और पोटास ज़रूर दें। DAP के साथ पोटास नहीं रहता है, लेकिन हमने जो है एक जगह डिमॉन्स्ट्रेट कराया कि उसमें जो है 1 कट्ठा में 5 kg DAP, 2 kg पोटास और इसको डाल के और 5 kg जो है उसमें जो है आपको अन्य और खाद जो उसमें डाल के मिला के दे दिया जो जैविक है। और एक तरफ हमने केवल जैविक की ही खेती किया, जो आपको जो है उसमें वर्मी कंपोस्ट दिया, नीम की खाद दिया। तो उसमें हमने देखा कि जो चमक है, जो हरे मिर्चे की आपने बात कही, उसमें चमक ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहा। लेकिन जो हमने DAP और पोटास दे के दिया उसमें थोड़ा सा जो है उसकी चमक कम रही। तो हमारे किसान भाई को ये नहीं है कि DAP और पोटास ही दें, अगर वो अपना जैविक खाद ले लेते हैं, वो मात्र जो है 8 रुपया kg, मार्केट में उसका 5 kg का पैकेट आ रहा है, 8 रुपया kg है, तो उसको 40 रुपया देते हैं। और DAP खरीदते हैं तो उसका रेट आप जानिए रहे हैं कि 15 रुपया kg है और पोटास 8 रुपया kg है, तो उनका मार्केट वैल्यू भी बढ़ता है। और अगर इसको हम देते हैं तो हमारे किसान जो है एक तरफ जैविक लगावें और एक तरफ DAP, क्योंकि वो हमारे कहने से छोड़ेंगे नहीं, वो धीरे धीरे छोड़ेंगे। तो उन्हें जब अंदाज मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और इस तरह से उसको जो है आप उर्वरक का प्रयोग करें। और जब आप पानी दे देते हैं तो पानी देने के बाद जब पौधा जो है लगाने से नर्सरी के में खेत में लगाने के 20 से 25 दिन का हो जाता है, जब पहली गुड़ाई करते हैं उस समय अगर उनको है आवश्यकता महसूस होता है तो हल्का जो है 1 किलो पर कट्ठा के हिसाब से उसका जो है 12 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करा दें, तो उनके मरचा में फलन की कोई कमी नहीं होगी। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। अनिल जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। किसान भाइयों, अभी जो आपने जानकारी ली इससे आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ायदा होगा। और जाते जाते और एक चीज़ पूछना चाहेंगे नेहा जी, किसान भाई खेती तो करते ज़रूर हैं, कृषि से संबंधित हर तरह के तकनीकी उपाय अपनाते हैं, लेकिन इसमें ढेरों यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है जिससे किसान भाई खेती करते हैं। हाँ। तो इन्हीं से जुड़ी आज हम बात करते हैं कृषि यंत्रीकरण से लाभ। हाँ, और उससे क्या क्या लाभ हो सकता है, कितना मुनाफा हो सकता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर प्रसाद सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे कृषि में यंत्रीकरण का महत्व। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक शंकर सिंह जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। शंकर सिंह जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों जोहार। सिंह साहब, जैसा कि आज का हमने विषय चुना है कृषि में यंत्रीकरण, तो कृषि में यंत्रीकरण क्या है, इसका तात्पर्य हमारे किसान भाई क्या समझेंगे? किसान भाइयों, कृषि में यंत्रीकरण का मतलब है कृषि यंत्रीकरण कृषि विकास का एक ऐसा माध्यम है जो हमारी कृषि व्यवस्था को विकसित कर सकता है एवं ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाकर बेरोजगारी भुखमरी से मुक्ति दिला सकता है। किसान भाइयों, हमारे यहाँ किसान कुछ तो यंत्रीकरण के अपनाते हैं और कुछ शेष सारे कार्य को जैसे तैसे पूरा कर लेते हैं। इससे जैसे तैसे कार्य करना हमारे कृषि के विकास में रोड़ा होता है। अतः हम चाहेंगे कि कृषि में उन्नत औजार को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। सिंह साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि कृषि में यंत्रीकरण का बहुत ही, तो इससे क्या लाभ होते हैं हमारे किसान भाइयों को? कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो उसके लाभ और हानि के बारे में सोचते हैं। खेती में भी लाभ और हानि के बारे में सोचना चाहिए। किसान भाइयों हमारे उतने जागरूक नहीं हैं, वो जानते नहीं हैं कि किस औजार को अपनाने से खेती अच्छी तरह से होगी। अतः कृषि में यंत्रीकरण अपनाने के पहले उसके लाभ और हानि के बारे में जानना जरूरी है। लाभ, जैसे पहला लाभ ये है
कि कृषि से उत्पादन में उन्नत औजार अपनाने से किसी भी कार्य को शीघ्रतापूर्वक कर सकते हैं। शीघ्रतापूर्वक करने से होगा क्या, समय पर कटाई किया जा सकता है, समय पर बुआई किया जा सकता है, समय पर रोपाई किया जा सकता है, समय पर निकौनी किया जा सकता है। ये पहले फ़ायदे हैं। दूसरा फ़ायदा है इसके श्रम में कुशलता आती है। जैसे अभी आजकल के नौजवान पढ़े लिखे हैं, वो हल चलाना नहीं जानते हैं। अगर उनको हम रोटावेटर दे दें, रोटरी टीलर दे दें, कोई ट्रैक्टर दे दें, तो वो आसानी से खेती की जुताई कर सकते हैं। और तीसरे फ़ायदे ये हैं, इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है। कोई भी हम अगर देसी हल से जुताई करें और ट्रैक्टर से जुताई करें तो दोनों की तुलना अगर करेंगे तो उन्नत औजार जिसमें ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है उसमें 30 से 40% तक उपज में वृद्धि हो सकती है। और इसमें ये तीसरा और चौथा फ़ायदा ये है कि उन्नत कृषि औजार से अन्य उद्योग धंधे भी कर सकते हैं। जैसे फसल की कटाई और तेल पेड़ाई, आटा पीसना, ये सारे उपयोग हम उन्नत औजार करके और इससे लाभ उठा सकते हैं। सिंह साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि खेत की जुताई के लिए कौन कौन से यंत्र होते हैं और इनका उपयोग कैसे हमारे किसान भाई करेंगे। किसान भाई, सबसे पहले तो जान लीजिए कि जुताई क्यों ज़रूरी है, जुताई कैसे समय में करना चाहिए। हमारे किसान भाई कि असल में यह जानते ही नहीं है कि जुताई कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, जिससे अभी का समय है जुताई करने के लिए, अभी का समय ठीक है, उपयुक्त है। जैसे कुछ दिन पहले वर्षा हुई थी, उसमें शुरू में ही जुताई कर देना चाहिए था। जुताई करने के लिए अभी सबसे कृषि विज्ञान केंद्र में 2 मशीन आया हुआ है, एक रोटरी टीलर है और दूसरा रोटावेटर है। रोटरी टीलर किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर किसानों को उपयोग के लिए ला सकते हैं। रोटरी टीलर से जुताई करने पर मिट्टी को भुरभुरा बना देता है। अतः इसमें आलू की रोपाई के लिए और ईख के लिए, गेहूं के लिए ये बहुत ही उपयोगी मशीन है। अतः किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर रोटावेटर के बारे में जानना चाहिए और प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। सिंह साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि जब वो कृषि यंत्रों का उपयोग कर लेते हैं तो जैसे तैसे स्थानों पर ही रख देते हैं, तो इनका रख रखाव हमारे किसान भाई किस प्रकार करेंगे। एक सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। मशीन चाहे कोई भी जितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, अगर उसका उचित रख रखाव नहीं कीजिएगा तो वो जल्दी ख़राब ही हो जाएगा और अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकेगा। इसलिए मशीन को अच्छी कार्य करने के लिए उसका रख रखाव ज़रूरी है। बरसात मौसम जैसे ही ख़त्म हो जाता है, मशीन को अच्छी तरह से पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लेना चाहिए और उसको छांव में रखना चाहिए। धूप में मशीन रखने से उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, मशीन का रंग पेंट ख़राब हो जाता है। अतः उसको मशीन को छांव में रखना चाहिए। दूसरे बात, मशीन में धुलाई करने के बाद उसमें रंग पेंट कर देना चाहिए, मोबिल ग्रीस से उसको कर देना चाहिए ताकि वो अधिक दिन तक टिकाऊ हो सके। मशीन को देख लेना चाहिए कि नट बोल्ट तो कहीं ढीला नहीं है। अगर नट बोल्ट ढीला हो तो सारे मशीन के नट बोल्ट को टाइट कर देना चाहिए और उसकी उपयोगिता को देखना चाहिए। सिंह साहब, अब एक समस्या हमारे किसान भाइयों के सामने में आती है, वो है कि कृषि में जो यंत्रों का वो प्रयोग करेंगे वो बहुत ही महंगे होते हैं और जो पारंपरिक खेती वो करते हैं वो सस्ते होते हैं। तो इस दोनों में क्या अंतर के बारे में आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए किसान भाई, यंत्र तो थोड़े महंगे होते ही हैं, लेकिन अभी अनुदान पर से भूमि संरक्षण पदाधिकारी यहाँ पर हैं, वहाँ पे 90% अनुदान पर ये यंत्र मिल रहे हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे यंत्र हैं। यंत्र को देखने के बाद पता चलेगा कि वो आपको महंगे नहीं पड़ेंगे। जिसे रोटरी टीलर के बारे में बताया, रोटावेटर के बारे में हमने बताया, तो 90% सब्सिडी पर किसानों को उपलब्ध है। इसलिए इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है। और अगर एक किसान नहीं ले सकते हैं तो वो समूह में संगठन बनाकर समूह में 5 किसान मिल के भी कर सकते हैं। अतः इसमें हम देखते हैं कि इसमें फ़ायदा ज़्यादा है। किसान भाइयों, उन्नत कृषि औजार अपनाने से श्रम में कुशलता तो आती ही है, साथ साथ उपज में वृद्धि भी होती है। और हम देखते हैं
कि ये गुणवत्ता के अनुसार कृषि में औजार अपनाने से हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा रहता है। इससे देखते हैं कि लेबर की समस्या किसान के पास बहुत रहता है। जैसे रोपाई का समय होता है, सारे मजदूर सब पंजाब चले जाते हैं, उस समय लेबर की समस्या होती है, समय पर बुआई भी नहीं हो पाता है, समय पर कटाई नहीं हो सकता है। इसलिए देखते हैं कि श्रम की कुशलता के साथ साथ इसमें मजदूर का भी बचत होता है। अतः किसान भाइयों को कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर उन्नत कृषि औजार को अपनाना चाहिए। शंकर सिंह जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी रही और इससे ज़रूर से ज़रूर हमारे किसान भाई लोग लाभ उठाए होंगे और अच्छी से अच्छी खेती करने के लिए उपाय ढूंढ रहे होंगे और उनको उपाय मिल भी गया होगा। जी दादा। तो किसान भाइयों, जाते जाते एक बात कहना चाहेंगे, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या फिर कृषि से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए आप ज़रूर से ज़रूर हमें खत लिख भेजिए। और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो नेहा जी, दादा समय तो जवाब देने चला है। हाँ। और किसान भाइयों को हमें और ढेर सारी जानकारियां देने का भी मन है, लेकिन ये वादा करते हुए कि आगे अंक में हम ढेर सारी जानकारियों के साथ इनसे फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी कृषि टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।